हाउस द जोश? हाय सर। हाय। आवाज नहीं आई, सिर्फ कुछ लोगों का हाई है। हाउस द जोश? हाय सर। हाँ, दैट्स ग्रेट। एक दक्ष का हाई है, बाकी सबका जोश डाउन है। नो सर, हाय। हाँ, तो फिर से पूछूंगा, सभी इकट्ठे रिस्पॉन्ड करना। हाउस द जोश? हाय सर। दैट्स हाय सर। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मुकर्रम, आपका जोश डाउन लग रहा है मुझे। मैं कल भी आपको क्लास में बुलाता रहा, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। सर उसी टाइम एयरफोन को प्रॉब्लम हो गई कुछ। अभी तक अच्छा ठीक अच्छा। चल रहा है। हाँ तो बेटा, अभी तक क्लियर हो रहा है, ये टॉपिक अच्छे से समझ आया आपको? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, ठीक है। तो ठीक है बेटा, आज हम बाकी पार्ट डिस्कस करते हैं, और कुछ एक डाउट्स जो आप लोगों के अगर कोई थे तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। स्नेहा बेटा, क्या डाउट था आपका? यस सर, जो आपने वो सर जो एसएचएम ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी पूछा था ना, जो आपने उसमें कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो वेट ऑफ द एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट होगा, सर वो चीज समझ नहीं आई एक। ठीक है, बाकी क्लियर है? ये सब बाकी क्लियर है। और एक और चीज में डाउट था कि वो जो आपने पोटेंशियल एनर्जी को हाफ किया था ना, के वाई स्क्वायर, सर वो क्यों किया, वो उसमें डाउट था एक्चुअली। हाँ, मैं वो भी बताता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी को हाफ के वाई स्क्वायर बेसिकली इसलिए किया मैंने, क्योंकि यही फॉर्मूला हाफ के एक्स का स्क्वायर कहीं फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, याद करो। हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर्मूला किस केस में यूज किया था पोटेंशियल एनर्जी का? पोटेंशियल एनर्जी, जब वर्क एनर्जी एंड पावर हम पढ़ रहे थे, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला हमने यूज किया था, हाफ के एक्स का स्क्वायर। वो किस केस में पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं, हाफ के एक्स का स्क्वायर? स्प्रिंग के लिए। हाँ, किसमें? स्प्रिंग के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। जहाँ पे इलास्टिक, हाँ सर जहाँ पे हाँ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग के केस में हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, हाफ के एक्स का स्क्वायर, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग। तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो गई थी? हाफ के एक्स का स्क्वायर। अब देखो, यहां पर भी एसएचएम के केस में हमने ये दो जनरल फॉर्मूले लिखे थे टाइम पीरियड का, 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन तो था ही था, उसके बाद दूसरा फॉर्मूला हमने यूज किया जिसको जनरल फॉर्मूला बनाया 2 पाई रूट एम अपॉन के। आखिरकार इसको जनरल क्यों बनाया हमने? ये तो एक केस है ना, ये तो स्प्रिंग का केस है। इसको जनरल फॉर्मूला हमने इसलिए माना क्योंकि जब जब एसएचएम होगा, हो सकता है वहां पे स्प्रिंग ना हो, लेकिन स्प्रिंग जैसा एक्शन होगा। एक्शन मतलब स्प्रिंग को जब आप डिस्टर्ब करते हैं, जब आप उसको स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, तो उसकी टेंडेंसी क्या है? रीस्टोर करने की। देयर इज ऑलवेज अ रीस्टोरिंग फोर्स जो उसको हमेशा उसकी मेन इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर लाने की कोशिश करती है। तो एसएचएम में भी ऐसा ही है। स्प्रिंग नहीं भी होगा, चाहे वो फ्लोटिंग बॉडी का एसएचएम हो, चाहे वो लिक्विड का यूट्यूब में एसएचएम हो, जब हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है जो उसको वापस लाने की कोशिश करती है। और स्प्रिंग के केस में रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एसएचएम में भी ऐसा ही होता है, रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। हमने कहा ना एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है, तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होने का मतलब फोर्स भी प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, बिकॉज फोर्स और एक्सेलरेशन ऑलरेडी प्रोपोर्शनल होते हैं। तो स्प्रिंग के केस में जब हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज किया हाफ के एक्स का स्क्वायर, तो हम यहां पर किसी भी एसएचएम के केस में बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाफ के एक्स का स्क्वायर। हाँ, एक्स की जगह पे वहां मैंने वाई बोला है क्योंकि पूरे चैप्टर में थ्रू जहां जहां डिस्प्लेसमेंट को शो किया हमने वाई के टर्म्स में शो किया। वाई हो या एक्स हो, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, स्प्रिंग को कितना आपने डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो इन जनरल अगर मैं बात करूं, पहले तो ये समझ आया मैंने क्यों यूज किया हाफ के वाई स्क्वायर फॉर्मूला वहां डायरेक्टली? यस सर। हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला यूज कर दिया हाफ के वाई का स्क्वायर, क्योंकि हमने ये देखा था अगर किसी स्प्रिंग को, मान लो ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, आप इसको स्ट्रेच कर देते हैं, अगर आप डिस्टेंस x से इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी ये कितनी होगी? हाफ इंटू के इंटू एक्स का स्क्वायर। तो यहां x की जगह बस हमने y लिख दिया, तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया। हाँ, अब ये फॉर्मूला आया कैसे था? कोई भी पोटेंशियल एनर्जी
अगर किसी बॉडी में या सिस्टम में स्टोर होती है तो एनर्जी क्या होती है, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है? एनर्जी स्टोर्ड बाय वर्च्यू ऑफ चेंज इन शेप, साइज, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां इसकी शेप बदल रहे हैं आप स्प्रिंग की, कभी किसी बॉडी की पोजीशन बदल देते हैं तो उसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बदल जाती है। तो अल्टीमेटली कोई भी एनर्जी, और इस केस में पर्टिकुलरली जब आप किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की बढ़ती है। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है? जितना आपको वर्क करना पड़ा इसको स्ट्रेच करने के लिए। और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे यह थी कि फोर्स थ्रू आउट वेरिएबल थी। जो रिस्टोरिंग फोर्स थी दैट वाज वेरिएबल, क्योंकि ये डिपेंड करती है कितनी एक्स की वैल्यू है। जब आपने 1 मिलीमीटर स्ट्रेच किया तो रिस्टोरिंग फोर्स अलग थी, 2 मिलीमीटर स्ट्रेच किया तो अलग होगी, 3 मिलीमीटर स्ट्रेच किया तो बढ़ गई। तो फोर्स लगातार वेरी कर रही है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो तो या तो इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स किया जाता है, या आप एफ की एवरेज वैल्यू ले लो। और एवरेज वैल्यू क्या होगी? इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू अपॉन 2। फाइनली जब x स्ट्रेच कर दिया इसको हमने, तो तब रिस्टोरिंग फोर्स हुई kx। इनिशियली 0 थी और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी x के। तो जब भी कोई क्वांटिटी कांस्टेंट रेट पे वेरी करे, यहां विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू अपॉन 2 कर सकते हैं। तो हाफ kx इंटू x, तो ये आ जाता था हाफ kx का स्क्वायर। अब समझ आया ये फॉर्मूला कहां से आया था? यस सर। अदरवाइज अगर आप वैसे भी फोर्स को लिख देते k इंटू एक्स dx और आप इसको इंटीग्रेट करो विद इन द लिमिट 0 टू x, तो k तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कोफिशिएंट है, तो x का इंटीग्रल आएगा x स्क्वायर अपॉन 2। फिर आप इसमें लिमिट्स दोगे 0 से लेके x, चूंकि लोअर लिमिट 0 ही है। तो फाइनली जब आप ये लिमिट्स पुट करोगे तो ये फिर से सेम फॉर्मूला आ जाएगा। हाफ को बाहर निकाल लो, k पहले अपर लिमिट x स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर, तो फिर से सेम फॉर्मूला आ जाता। तो अब समझ आया पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला हमने क्यों यूज किया? यस सर। ओके, तो यहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर देखा जाए तो हमने बेसिकली दो अलग अलग फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। जैसे पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम अभी अभी कह रहे थे हाफ के वाई का स्क्वायर। तो अगर वाई की वैल्यू आप लेते हैं इन जनरल, अगर जनरल इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी वाई की, तो यही एक्सप्रेशन हो जाती है हाफ के इंटू ए साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। और हम चाहें तो के को के रखें या के को एम ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। पिछली क्लास में लास्ट पार्ट में मैंने बताया था के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला आ गया हाफ, हाँ काइनेटिक के लिए क्या फॉर्मूला आया था बताओ मेरे को? हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर होता है ना? यस सर। टी की वैल्यू क्या थी? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कब? जब वाई की इक्वेशन ये है तो वी की ये वैल्यू आती थी। जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे तो अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन आती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो इससे पता चला पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी यहां वेरी करेंगे, ये भी पीरियोडिक फंक्शंस हैं। बट आर दीज सिंपल हार्मोनिक? क्या ये दोनों एनर्जी सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रही हैं या सिंपली पीरियोडिकली वेरी कर रही हैं? सिंपल हार्मोनिक होता अगर साइन का स्क्वायर ना होता, तो ये सिंपल हार्मोनिक नहीं है, ये सिर्फ पीरियोडिक वेरिएशन है। एनर्जी एक फिक्स्ड पीरियड के बाद वापस उतनी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जितनी अभी है कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद वापस उतनी होगी, फिर कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद वापस उतनी हो जाती है। ठीक है, ये बात समझ आई? यस सर। और रही बात टोटल एनर्जी की, वो तो थी U प्लस के। जब आपने U और K को ऐड किया तो देखो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए का स्क्वायर दोनों में कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और वो हमेशा क्या आएगा? 1। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है कांस्टेंट, टोटल एनर्जी थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट बनी रहती है, ये बीच में बदलती नहीं है। हाँ, पोटेंशियल और काइनेटिक पीरियोडिकली वेरी कर रही है लेकिन टोटल एनर्जी फिक्स्ड रहती है। इसी के बेसिस पे हमने ग्राफ प्लॉट किया था। तो वो चीज क्लियर है आपको जो ग्राफ वाला पार्ट था? यस सर। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर किसी एसएचएम, किसी पार्टिकल के एसएचएम की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो मुझे बताओ उसकी एनर्जी की वेरिएशन की, चाहे पोटेंशियल एनर्जी चाहे काइनेटिक एनर्जी की वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2 न्यू, इसके डबल 2 न्यू। क्वेश्चन समझ आ रहा मेरा? ये फ्रीक्वेंसी
ऑफ SHM पार्टिकल के मोशन की फ्रीक्वेंसी, ये u और k के वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इनकी फ्रीक्वेंसी डबल होगी। अगर किसी पार्टिकल के SHM में फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, एक सेकेंड में 50 कंप्लीट साइकिल्स हो रहे हैं, तो एनर्जी के 100 कंप्लीट साइकिल्स होंगे। एनर्जी पीक पे जाएगी, पीक से जीरो पे आएगी, फिर पीक पे जाएगी, फिर जीरो पे आएगी। ऐसा एक साइकिल में 2 बार होगा, मतलब एनर्जी के 2-2 साइकिल्स कंप्लीट होंगे। और आपको याद होगा वहां पे हमने ग्राफ प्लॉट, 2 ग्राफ प्लॉट किए थे, एक एनर्जी वर्सेस पोजीशन, एक हमने प्लॉट किया था एनर्जी वर्सेस टाइम। टाइम कौन कौन सा लेंगे? टाइम 0 लेंगे, टाइम T/4 लेंगे, टाइम T/2 लेंगे, टाइम 3T/4 लेंगे और टाइम कैपिटल T लेंगे। तो यहां पर जब हमने ग्राफ प्लॉट किए तो टोटल एनर्जी तो फिक्स रही, ये आ गया E, टोटल एनर्जी ये नहीं बदल रही, दिस इज E। लेकिन पोटेंशियल और काइनेटिक बदल रही थी। टाइम 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। कैसे पता चला? इस पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन में T की वैल्यू को जरा 0 पुट करके देखो। साइन 0 इज 0, तो टाइम 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अगर यहां पर ओमेगा इंटू टी में आप T की वैल्यू अगर कैपिटल T/4 पुट करते हैं तो 2 बाई कैपिटल T इंटू T/4, ये कितना हो जाता है? π/2। साइन π/2 इज 1। तो पोटेंशियल एनर्जी टाइम T/4 पे कितनी हो जाएगी? अगर इसकी वैल्यू 1 होगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी की वैल्यू है। तो टाइम T/4 पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी इतनी ही हो जाएगी। फिर वैसे अगर आप आगे चलोगे तो टाइम T/2 पे ओमेगा इंटू टी की वैल्यू हो जाएगी पाई। साइन पाई फिर से 0 हो जाता है, तो उसका स्क्वायर भी तो 0 होगा। 3T/4 पे यहां एंगल की वैल्यू हो जाएगी 3π/2। साइन 3π/2 -1 होता है, बट स्क्वायर करोगे तो +1, फिर से पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। और टाइम कैपिटल टी पे अगर स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी पुट करोगे तो ओमेगा इंटू टी की वैल्यू आएगी 2π, तो साइन 2π फिर से 0 होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरह से वेरी कर रही है, ये ऐसे वेरी कर रही है। फिर T/2 पे 0 होगी, फिर 3T/4 पे वापस पीक पे आ गई, और फिर ये एनर्जी वापस डिक्रीज होते हुए कैपिटल T पे फिर से 0। तो इस तरह से, तो ये जो रेड कलर का ग्राफ बनाया मैंने, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। अगर आप यहां पर देखो टाइम कैपिटल T के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, यहां से अगर आप शुरुआत कर रहे हो, यहां से लेके यहां तक एक साइकिल और यहां से लेके यहां तक, तो पोटेंशियल एनर्जी का 2 साइकिल कंप्लीट हुए कि नहीं? इज इट क्लियर? सिमिलरली बेटा अगर आप काइनेटिक के लिए, अब आप खुद कर सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, टी 0 होगा, कॉस 0 1 होता है, तो काइनेटिक एनर्जी पीक पे होगी टाइम 0 पे हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो जब टाइम की वैल्यू T/4 पुट करोगे, ये π/2 होगा, cos π/2 0, तो T/4 पे 0 हो जाएगी। सिमिलरली बिल्कुल इसी पैटर्न पे अगर आप चलते जाएं तो आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ये आपको दिखेगा, जो मैं यहां पे प्लॉट कर रहा हूं व्हाइट कलर से, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बेटा इस तरह से चलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी भी देखो, इस पीक से लेके इस पीक तक, यहां तक एक साइकिल, इसके आगे दूसरा साइकिल। तो काइनेटिक एनर्जी के भी टाइम टी के अंदर 2 साइकिल पूरे हुए। जहां पार्टिकल की SHM का एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, उतने ही टाइम के अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के 2-2 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। पीक वैल्यू से 0, 0 से पीक, पीक से 0, 0 से पीक। हाँ, ये सिंपल हार्मोनिक नहीं है कि भाई पीक से 0 और 0 से फिर नेगेटिव पे जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही कहा था ये सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस नहीं है, यहां साइन स्क्वायर आ रहा है, कॉस स्क्वायर आ रहा है। हाँ, पीरियोडिक जरूर है, और इनका जो टाइम पीरियड है वो T/2 है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का टाइम पीरियड भी T/2 है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का टाइम पीरियड भी कितना होना चाहिए? T/2 होना चाहिए। और यहां ग्राफ में भी आपको दिख रहा है कि टाइम T/2 में इनका एक साइकिल पूरा हो रहा है। तो इज इट क्लियर? यस सर। यस। ठीक है, तो समझ आ गया। अगर पार्टिकल के SHM की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी उसके डबल हो जाएगी, दैट विल बिकम 2 टाइम्स न्यू। तो अच्छे से दिमाग में बैठ गया ना? यस सर। और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन ये हमने लिखे, सॉरी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ टाइम टी। पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। ये एक्सप्रेशंस, ये जो राइट कॉर्नर पे दोनों लिखी हैं, ये दोनों एक्सप्रेशंस है। लेकिन कब?
जब टाइम जीरो पे पार्टिकल मीन पोजीशन से अपनी जर्नी शुरू करे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या थी, a sin ओमेगा टी। अदरवाइज बेसिक फॉर्मूला क्या है, हाफ के वाई स्क्वायर। मान लो आपकी डिस्प्लेसमेंट की, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन किसी केस में आती है a sin ओमेगा टी प्लस 5, तो आप y की जगह वही पुट कर दो प्लस 5, तो यहां साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, वो प्लस 5 हर जगह चलता जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी है। यस सर। यस ठीक है, अब बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन अगर आप लिखना चाहें, u एज अ फंक्शन ऑफ y, तो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि y के टर्म्स में तो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ हाफ m ओमेगा स्क्वायर y का स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया इन टर्म्स ऑफ y। और वैसे ही काइनेटिक एनर्जी की अगर वैल्यू हमें लिखनी हो इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, किस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अब टाइम के टर्म्स में नहीं हम बात कर रहे हैं, अब हम पोजीशन के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो ये होना चाहिए हाफ m v का स्क्वायर। और आपको याद होगा v के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था ओमेगा टाइम्स रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन आ जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, ये और ये। अच्छा, जरा इन दोनों को ऐड करके देखो, अगर मैं पोटेंशियल और काइनेटिक को ऐड करूं, काइनेटिक ये है हाफ m ओमेगा स्क्वायर टाइम्स a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर वाई स्क्वायर, और पोटेंशियल ये है हाफ m ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अगर आप टोटल एनर्जी लेते हैं E विच इज U प्लस K, तो यहां पे देखो हाफ m ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहां से आ गया y का स्क्वायर, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी वाली एक्सप्रेशन से आ गया a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो y स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो ये फिर से कितनी आ गई हाफ m ओमेगा स्क्वायर a का स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। ये पहले भी हमने करके देखा था, तब भी सेम वैल्यू आ रही थी, ये जो सबसे नीचे लिखा हुआ है स्क्रीन पे, और अभी हमने इन टर्म्स ऑफ पोजीशन इन दोनों एनर्जीज की इक्वेशन ली, तो टोटल करके देखा, फिर से टोटल एनर्जी सेम आ रही है। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके, और फिर एनर्जी का ग्राफ हमने इन टर्म्स ऑफ पोजीशन भी प्लॉट किया था, अगर आपको याद हो एनर्जी का ग्राफ। अभी तो मैंने एनर्जी का ग्राफ प्लॉट किया था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट किया, तो टाइम की जगह अगर आप पोजीशन के अगेंस्ट एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करें, तो ये मैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको शो कर रहा हूं, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ये आ गया पोजीशन एक्सिस, y की वैल्यू यहां पे, अब y की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा, सॉरी नहीं, पोजीशन को हम x एक्सिस पे लिखेंगे बेटा। चलिए ये पार्ट आप लिख चुके होंगे, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मैं यहां सेंटर में ग्राफ बनाता हूं। सो अगर आपको एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करना है अगेंस्ट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल y, तो y की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू यहां पे प्लस a और नेगेटिव साइड माइनस a, इन्हीं लिमिट्स के बीच में पार्टिकल हमारा ऑसिलेट करेगा, वो प्लस a से आगे नहीं जाएगा, माइनस a से पीछे नहीं जाएगा। ठीक है, रही बात टोटल एनर्जी की, तो ये एनर्जी एक्सिस है, तो टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, तो ये जो वैल्यू है इस एक्सिस पे, ये कितनी है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a का स्क्वायर, दिस इज टोटल एनर्जी E, ये E का ग्राफ है। रही बात पोटेंशियल और काइनेटिक, अगर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ मैं रेड पेन से बनाऊं, तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए। कैसे? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन थी हाफ के वाई स्क्वायर या हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो y जब y की वैल्यू प्लस a या माइनस a होगी, स्क्वायर करोगे तो वो a का स्क्वायर ही आएगा, तो तब ये वैल्यू इसके इक्वल होगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और अगर y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू 0 होगी। और अगर आप काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करें, तो अभी अभी मैंने काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन भी आपके लिए यहां पे लिखी थी, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ रही थी हाफ m ओमेगा स्क्वायर टाइम्स a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो जब जब y की वैल्यू प्लस या माइनस a होगी, उसका स्क्वायर a स्क्वायर ही होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। तो y की वैल्यू प्लस a पे भी और माइनस a दोनों पोजीशंस पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। हाँ, जब y की वैल्यू 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये जो मैं येलो कलर से ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, दिस इंडिकेट्स द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद पोजीशन। ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ था, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ था। ठीक है, इन बिटवीन टोटल थ्रू आउट कॉन्स्टेंट बना रहता है। तो ये सब चीजें क्लियर है सबको?
Yes, Yes, sir. sir. चलिए अब मैं आता हूं बेटा एसएचएम ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी जो हमने डिस्कस किया था, एसएचएम ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी, और इसी के बेसिस पे आपके एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, एसएचएम ऑफ अ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर ये जो आप सारा अभी करा रहे हो सर, ये आपने जो लेक्चर्स भेजे हैं वही सेम रिपीट करा रहे हो? हाँ, एनर्जी वाला भी मैंने रिपीट किया है और एसएचएम ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी भी मैं लेक्चर भेज चुका हूं, बट डाउट्स आ रहे हैं तो इसलिए मैं ये थोड़ा सा पार्ट रिपीट कर रहा हूं। ओके सर। ठीक है, चलिए तो सपोज लेट्स इमेजिन कि हमारे पास कोई लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है सिग्मा, इसके अंदर एक बॉडी फ्लोट कर रही है जिस बॉडी की डेंसिटी है लेट अस से रो। क्रॉस सेक्शन इसकी यूनिफॉर्म है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लो या कुछ भी ले लो, आप क्यूबॉइडल बॉडी भी ले सकते हैं, बट मैंने सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ली। लेट अस से इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज स्मॉल ए, इसकी जो टोटल हाइट है दैट इज कैपिटल एच, और हाइट ऑफ द इमर्स्ड पोर्शन, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, दिस इज इक्विलिब्रियम, जितना पोर्शन इसका इमर्स्ड है उसकी हाइट है स्मॉल एच, और इस बॉडी की अपनी डेंसिटी कितनी है रो। अभी ये बॉडी तैर रही है, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, राइट? ये बात समझ आई सबको? yes, अगर हमने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया, इसको थोड़ा सा नीचे प्रेस किया तो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी वापस अपवर्ड, और अगर मैंने इसको थोड़ा सा बाहर खींच दिया ऊपर तो इस पे नेट एक फोर्स एक्ट करेगी डाउनवर्ड्स, रिस्टोरिंग फोर्स होगी जो इसको वापस इसी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि यही वो पोजीशन है जहां पे बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स इस पे जीरो है, यानी कि इसका वेट और अपथ्रस्ट यहां पर टोटली बैलेंस हो रहे हैं, वेट और अपथ्रस्ट बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? yes, sir. Yes, sir. वेट इज एरिया इंटू हाइट हो गया वॉल्यूम, इंटू डेंसिटी हो गया मास इंटू जी, दिस इज वेट। और अपथ्रस्ट किसके इक्वल होती है? अपथ्रस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो इसने लिक्विड कितना डिस्प्लेस किया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ही है, लेकिन बस ये यहां तक, इस हाइट एच तक का लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया, तो यहां हाइट की वैल्यू स्मॉल एच और सराउंडिंग लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा इंटू जी। जी और जी कैंसल आउट हो गए, ए और ए कैंसल आउट हो गए, तो यहां से एक बेसिक रिलेशन आपके पास आ गया, दैट इज कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच इज इक्वल टू रो अपॉन रो अपॉन सिग्मा, नहीं सिग्मा अपॉन रो, इट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन रो। तो ये एक जनरल कंडीशन आ गई। एसएचएम को अगर हम छोड़ भी दें, अगर हम एसएचएम को छोड़ दें या इसको उल्टा करके लिखो, स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच इज इक्वल टू रो अपॉन सिग्मा, तो एक जनरल इक्वेशन है। एसएचएम की बात ना भी करें, अगर कभी भी कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, फ्रैक्शन ऑफ द हाइट इमर्स्ड विद इन द लिक्विड, देखो टोटल हाइट कैपिटल एच, इमर्स्ड पार्ट स्मॉल एच, स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच दैट इज फ्रैक्शन ऑफ द हाइट इमर्स्ड विद इन द लिक्विड। टोटल हाइट का कितना फ्रैक्शन अंदर इमर्स्ड है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इमर्स्ड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग लिक्विड, मतलब डेंसिटी ऑफ इमर्स्ड बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग लिक्विड, रो अपॉन सिग्मा, स्मॉल एच बाय कैपिटल एच की वैल्यू होगी। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एसएचएम में तो अभी हम बाद में आएंगे ना, एसएचएम ना भी हो, जब भी कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, फ्लोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो ये रिलेशन हम आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कितना फ्रैक्शन उसका अंदर है, कितना फ्रैक्शन बाहर है, तो स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच वो फ्रैक्शन है जो इमर्स्ड है। तो यहां तक क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. Let it be equation number 1. तो ये थी इक्विलिब्रियम पोजीशन। नाउ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, नाउ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड। अब हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। दो तरीके हैं डिस्टर्ब करने के, या तो इसको नीचे प्रेस कर दो या इसको थोड़ा सा बाहर खींच लो। मैं कोई एक केस लेता हूं, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि मैंने इसको अंदर थोड़ा सा प्रेस किया इस बॉडी को। जैसे मैंने इस बॉडी को थोड़ा सा अंदर प्रेस किया तो एक्स्ट्रा हाइट जो इमर्स हो गई, मतलब इस बॉडी को मैंने डिस्प्लेसमेंट दी कितनी, y, इसको y डिस्टेंस से मैंने नीचे पुश किया तो ये इस तरह होगी, ज्यादा पार्ट अब इमर्स हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट y भी नीचे चला गया, मतलब अब इमर्स्ड पार्ट बढ़ गया है ना। तो इसने ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस किया पहले से, है ना? यस या नो? जितना लिक्विड इसने इक्विलिब्रियम पोजीशन में डिस्टर्ब किया था, जब आपने इसको अंदर प्रेस किया तो इसने ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस किया कि नहीं? Yes. Yes.
तो जब ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस किया उसका वेट बढ़ा लिक्विड डिस्प्लेस का, तो मतलब अपथ्रस्ट बढ़ गई। पहले क्या था, पहले अपथ्रस्ट और वेट बैलेंस थे, वेट तो उतना ही रहा बॉडी का, लेकिन अब अपथ्रस्ट बढ़ गई। तो जब अपथ्रस्ट बढ़ गई तो एक नेट रीस्टोरिंग फोर्स इस पे एक्ट करेगी अपवर्ड्स। यस सर। Yes, sir. और अगर आप कहीं इसको ऊपर खींच लेते तो अंदर इमर्स्ड पार्ट कम हो जाता, इमर्स्ड पार्ट कम होता तो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कम हो जाता, जब फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कम होता तो अपथ्रस्ट कम हो जाती। वेट तो उतना ही है जितना पहले था, अगर आपने इसको ऊपर खींच लिया तो अपथ्रस्ट कम होगी, वेट एक्सीड कर रहा है, तो एक नेट रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती डाउनवर्ड्स। मतलब बाहर खींचोगे तो रीस्टोरिंग फोर्स नीचे की तरफ है, नीचे प्रेस करते हो तो एक नेट फोर्स एक्ट कर रही है ऊपर की तरफ। तो रीस्टोरिंग फोर्स है, जैसा कि एसएचएम में होता है, ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होती है। तो यहां पर भी हम ऐसा ही केस देख रहे हैं, हमें एक रीस्टोरिंग फोर्स यहां पर दिख रही है। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? Yes, sir. अब पहले तो चेक करेंगे, जब हम डिस्टर्ब करके इसको छोड़ेंगे तो क्या ये एसएचएम शो करेगा कि नहीं शो करेगा। तो उसके लिए हमें क्या ढूंढना होता है, रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन चेक करना है वो y के प्रोपोर्शनल है कि नहीं। तो फिलहाल तो हम सबसे पहले रीस्टोरिंग फोर्स की बात करते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ एडिशनल लिक्विड डिस्प्लेस्ड। क्या मैं ये कह सकता हूं, एडिशनल लिक्विड डिस्प्लेस्ड। देखो पहले भी कुछ लिक्विड डिस्प्लेस किया था, पहले भी कुछ लिक्विड डिस्प्लेस किया था, लेकिन जितना उसका वेट था इतनी अपथ्रस्ट मिल रही थी, वो और वेट बैलेंस थे, वेट और अपथ्रस्ट बैलेंस्ड है। अब लिक्विड डिस्प्लेस्ड बढ़ गया तो अपथ्रस्ट बढ़ गई, जो एक्स्ट्रा बढ़ी, मान लो पहले वेट था 10 और अपथ्रस्ट भी थी 10, अब आपने इसको अंदर प्रेस कर दिया, अब इसने ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस किया, तो अब अपथ्रस्ट होगी 12, वेट तो 10 ही रहा, अपथ्रस्ट होगी 12, तो नेट रीस्टोरिंग फोर्स 2 होनी चाहिए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब वो जो 2 यूनिट बढ़ी है अपथ्रस्ट, तो वही रीस्टोरिंग फोर्स है। पहले अपथ्रस्ट 10 थी, अब कितनी हो गई, अब 12 होगी, तो जो एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट आई वही रीस्टोरिंग फोर्स है। और एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट क्या है कि एक्स्ट्रा लिक्विड आपने कितना डिस्प्लेस किया है, मतलब ये वाला पार्ट जो आपने एक्स्ट्रा, जो अभी अभी आपने लिक्विड इसको अंदर प्रेस किया, जो एक्स्ट्रा लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया, उसका वेट क्या होगा, दैट विल एक्ट एज अ रीस्टोरिंग फोर्स। मतलब F इज इक्वल टू स्मॉल a, और अंदर कितना लेंथ आपने और प्रेस किया y, और सराउंडिंग लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा इनटू g, तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, a y सिग्मा इनटू g। यस और नो? Yes, sir. Yes, ओके, अब हमें चाहिए रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन। तो अगर मुझे रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन शुड बी फोर्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी, फोर्स इज स्मॉल a y सिग्मा g। रीस्टोरिंग फोर्स ये है मास, इस बॉडी का मास टोटल, स्मॉल a इनटू टोटल हाइट कैपिटल H इनटू रो, मास तो यही होगा AH रो। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. यहां से A और A कैंसल आउट हो गया, तो दैट सिंपली, देखिए अगर आप यहां से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन रो इनटू कैपिटल H, डिनोमिनेटर में कैपिटल H आ गया, न्यूमिनेटर में G आ गया, सिग्मा G अपॉन रो H इनटू Y, राइट? Yes, sir. दिस इंप्लाइज दैट, अच्छा ये पार्ट अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये होगा कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू इट। वो तो हमें दिख ही रहा है, भाई डिस्प्लेसमेंट नीचे को दी, रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर को एक्ट कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हुई और डायरेक्टेड ऑपोजिट होते हैं। देयरफॉर हम ये कंक्लूड करेंगे बॉडी इज गोइंग टू एग्जीक्यूट एसएचएम। सिंस एसएचएम है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, 2 पाई रूट y अपॉन a। तो जिस इक्वेशन में हमने ये एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली थी, उसी इक्वेशन से हमें y अपॉन a की वैल्यू मिल सकती है। देखो इसी इक्वेशन से आपको y अपॉन a की वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस इंप्लाइज दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, तो y अपॉन a की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो कैपिटल H अपॉन सिग्मा स्मॉल g। ठीक है? Yes, sir. अब बेटा यहां पर जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो इसी फॉर्म में आपको आंसर वहां पे छोड़ना है। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसमें प्रूव करने को कहा गया है, हाँ सिंबल्स कुछ अलग होंगे, रो की जगह रो मीडियम या कुछ ऐसा लिखा होगा उन्होंने, तो मतलब ये फॉर्मूला वहां पे प्रूव करना है। बट मैंने यहां पे इस फॉर्मूले को और सिंपलर फॉर्म में लाया, मैंने बीच में यूज की इक्वेशन नंबर 1। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही है, रो अपॉन सिग्मा किसके इक्वल है, स्मॉल h बाय कैपिटल H। तो अगर मैं रो अपॉन सिग्मा, इस रो अपॉन सिग्मा की जगह स्मॉल h बाय कैपिटल H पुट करूं, तो 2 पाई रूट ऑफ स्मॉल h बाय कैपिटल H
इंटू कैपिटल एच अपॉन जी। देखो कैपिटल एच कैंसल आउट हो गया, तो फाइनली जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया वो आ गया 2 पाई रूट ऑफ, एक सिंपलर फॉर्म में आ गया स्मॉल एच अपॉन जी। स्मॉल एच इज द हाइट ऑफ द इमर्स्ड पार्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेट। जब इक्विलिब्रियम स्टेट थी, इक्विलिब्रियम में हाइट ऑफ द इमर्स्ड पार्ट कितना था, एच, तो 2 पाई रूट स्मॉल एच अपॉन जी। तो ये फॉर्मूला आ गया टाइम पीरियड का, आप इसकी हेल्प से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। बट जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन वहां वो इस फॉर्म में ही आपको आंसर छोड़ना है, क्योंकि वहां पे प्रूव करने को कहा गया, प्रूव करो कि ये रिलेशन आएगा। ठीक है, तो आप कर पाएंगे अब? यस सर। Yes. ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें अब? No, sir. नो सर। कट कट। तो बेटा इसके साथ ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो मेरे ख्याल से वीडियोस में मैंने वर्टिकली लोडेड स्प्रिंग नहीं डिस्कस किया है। ठीक है, तो जरा क्विकली हम डिस्कस कर लेते हैं एसएचएम ऑफ अ वर्टिकली लोडेड स्प्रिंग। एसएचएम ऑफ अ वर्टिकली लोडेड स्प्रिंग। वर्टिकली लोडेड स्प्रिंग, अब वर्टिकली लोड करते हैं जरा स्प्रिंग को। तो हमने एक स्प्रिंग लिया बेटा इसके बाद एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करो, वेट नहीं करना अब। ठीक है, ये एक स्प्रिंग है, इसकी नेचुरल लेंथ है ये। तो हमने कहा जी इसमें एसएचएम हमें स्टडी करना है, तो हमने पहले इसके साथ कुछ मास सस्पेंड किया। पहले मास सस्पेंड करेंगे तो वो मास एसएचएम शो करेगा। तो हमने जैसे ही इसके साथ मास एम सस्पेंड किया, तो हमने क्या देखा, ये स्प्रिंग पहले से थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया। कितना डिस्टेंस से स्ट्रेच हुआ, लेटर से लेंथ एल से स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया। L is not the total length of the spring. Remember, it's not the total length. यहां पर ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन यही रहेगी, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहां पर ये इक्विलिब्रियम में है। कैसे इक्विलिब्रियम में है, इस पे रीस्टोरिंग फोर्स F एक्ट कर रही है, कितनी, K इंटू एल, और यहां पे इस बॉडी का वेट M इंटू जी नीचे एक्ट कर रहा है। ये दोनों बैलेंस्ड हैं इस वक्त, क्योंकि अब वेट अप्लाई किया तो स्प्रिंग खिंचेगा। कब तक खिंचेगा, जब तक रीस्टोरिंग फोर्स भी mg के बराबर ना हो। तो हमने देखा लेंथ l से ये स्ट्रेच हुआ, तो पक्की बात है k इंटू एल मस्ट बी इक्वल टू m इंटू जी, इजंट इट सो? Yes. तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि l अपॉन जी इज इक्वल टू m अपॉन k। तो एक एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई, l अपॉन जी इज इक्वल टू m अपॉन k। ठीक है, अब हमने कहा जी इसको डिस्टर्ब करते हैं, और एक काम और कर देते हैं, ये जो फिलहाल रीस्टोरिंग फोर्स है इसको हम नाम दे देते हैं F1। अब हमने इसको और डिस्टर्ब किया। अब हमने क्या किया कि भाई इक्विलिब्रियम तो यहां तक था ही था, हमने कहा इसको थोड़ा सा नीचे खींचो, स्ट्रेच करो। तो हमने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया। कितना स्ट्रेच किया, डिस्टेंस y से हमने स्ट्रेच किया। ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, यहां से हमने इसको नीचे खींचा डिस्टेंस y। तो अब की बार रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के द्वारा लगाई गई थोड़ी ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी, ये होगी k टाइम्स l प्लस वाई, क्योंकि स्प्रिंग में टोटल स्ट्रेच कितना आ गया, l प्लस वाई। यस और नो? यस Yes, sir. ठीक है, बट रीस्टोरिंग फोर्स F2 नहीं है। समझना, रीस्टोरिंग किसकी बात कर रहा हूं, एसएचएम में जो रीस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि k इंटू एल जब एक्ट कर रही थी तब इक्विलिब्रियम था, जब k इंटू एल एक्ट कर रही है तो k इंटू एल तो इक्विलिब्रियम में भी एक्ट करेगी। एक्स्ट्रा कितनी है, k इंटू वाई ना, जो एक्स्ट्रा आपने डिस्प्लेस किया, तो रीस्टोरिंग फोर्स तो वही बनेगी k इंटू वाई। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स F मस्ट बी इक्वल टू F2 माइनस F1, क्योंकि F1 तब भी ऑपरेट करेगी जब इक्विलिब्रियम है। तो रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू k टाइम्स l प्लस वाई माइनस k इंटू वाई। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगी, k इंटू वाई। तो रीस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल आ गई, k इंटू वाई। क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. Now restoring acceleration A is equal to F upon m, मतलब acceleration is equal to K upon m into y, and this K upon m is constant. This implies that acceleration is proportional to displacement and is directed opposite to it. Therefore, it's a case of SHM. Therefore, it's a case of SHM. इसने SHM की फंडामेंटल कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, क्या, रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर ये SHM है तो therefore the time period should be equal to 2 pi square root of
डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। ये जो इक्वेशन है, सॉरी दिस वन, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लिखो। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 से आपको y अपॉन ए की वैल्यू मिल जाएगी, m अपॉन के इक्वल आ रही है। यस सर। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन के। अच्छा, यही फॉर्मूला तो हमने पहले भी डिराइव किया था हॉरिजॉन्टली लोडेड स्प्रिंग के केस में। बट अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे, जो स्क्रीन पे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे मैंने लिखी है, देखो, तो यही फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो गया, 2 पाई रूट स्मॉल l अपॉन g। ठीक वैसा फॉर्मूला जैसा आप पेंडुलम के केस में यूज करते हैं। तो वर्टिकली लोडेड स्प्रिंग के केस में आप एक्स्ट्रा 2 पाई रूट m बाई के तो एप्लीकेबल है ही है, हॉरिजॉन्टली लोडेड में भी एप्लीकेबल है, वर्टिकली लोडेड में भी एप्लीकेबल है। ये जो 2 पाई रूट m अपॉन के है, ये वाला फॉर्मूला दोनों में एप्लीकेबल है। लेकिन वर्टिकली लोडेड स्प्रिंग में ये एक और फॉर्म में कन्वर्ट होकर आ गया 2 पाई रूट ऑफ l अपॉन g, वेयर l क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आने के लिए जितना ये स्ट्रेच हुआ है, दैट डिस्टेंस इज l। इज इट क्लियर? यस। Yes. ठीक है, तो एनर्जी भी हो गया। अब बेटा छोटा सा एक पार्ट है, इसमें हमें डिस्कस करना था फ्री ऑसिलेशंस, फोर्स्ड ऑसिलेशंस और रेजोनेंट, और थोड़ा सा डैम्प्ड ऑसिलेशंस। एक हल्का सा पोर्शन है इस चैप्टर का जो हमारा पेंडिंग है, तो वो मुझे लग रहा है मैं आज की क्लास में ना डिस्कस करके कल की क्लास में ही करता हूं, बिकॉज आपका भी अभी काफी सारा काम पेंडिंग है, आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अभी तक नहीं किए, है ना? यस और नो? Yes. यस सर। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा पोर्शन है, बिल्कुल सिंपल, बस जो है मतलब मेन पार्ट मैं करा चुका हूं। अब आपको वेट नहीं करना, अच्छे से डट के प्रैक्टिस करो। जहां जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, अरे सभी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ जाती है, मैं सारे के सारे करवा दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम आनी चाहिए पहले। ठीक है, तो अब आप अच्छे से प्रैक्टिस करो अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, फिर उसके बाद मैं और भी क्वेश्चंस आपको पोस्ट करूंगा। तो ये सब आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बिना ज्यादा सोचे समझे, कोई जजमेंट्स नहीं बिल्ड करनी। इस चैप्टर पे अच्छे से एनर्जी लगाओ, लॉन्ग रन में बहुत काम आएगा। हाँ जी स्नेहा बेटा, आपको कोई डाउट? ये सर एक चीज पूछनी है, अगर हम चाहे तो इसे ये अंडर रूट m अपॉन के की फॉर्म में नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं, डिपेंड करता है ना इंफॉर्मेशन आपको क्या गिवन है। मतलब आपके पास एक एक्स्ट्रा टूल आ गया ना, 2 पाई रूट एल अपॉन जी, वो तो है ही है 2 पाई रूट एम अपॉन के, तो एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है बेटा जी, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, sir. वेलकम, गॉड ब्लेस यू।